हेलो दोस्तों, मैं सुशील एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द रैपिड क्लासेस फॉर फिजिक्स में। हम एनसीईआरटी के सेकंड चैप्टर के न्यूमेरिकल कर रहे थे, जिसमें हम 8 तक बात कर चुके। आज बात करने वाले 9, 10 और 11 न्यूमेरिकल की। तो आओ शुरू करते हैं। न्यूमेरिकल क्या है? जो हमारा 9वां न्यूमेरिकल है वो 8वें के बेस है, यानी जैसे अभ्यास 8 था कुछ डाटा उसका प्रयोग करके हमारे से 9वां न्यूमेरिकल पूछा गया। ये जो 9वां न्यूमेरिकल है ये बेहद कंसेप्ट बेस है। एक बार सब बच्चे देखें, पूछा गया उसने कहा यदि अभ्यास 2.8 में 2 पॉइंट अभ्यास की जो जानकारी हमें चाहिए थी वो मैंने यहाँ लिख दी। अभ्यास 2.8 में पट्टिकाओं के बीच 3 मिलीमीटर चौड़ी प्लेट रख दी जाती है जिसका परावैद्युता कितना है। मसला समझो क्या है। पहले जो क्वेश्चन नंबर 8 था उसमें जो संधारित्र था वो वायु वाला था, यानी उसकी प्लेटों के बीच में क्या भरी हुई थी? वायु। अब की बार हमने वायु की जगह अभ्रक की प्लेट रख दी या हमने एक पट्टी रख दी। किस माध्यम की? जिसका परावैद्युतांक कितना है? 6। और ये पट्टी की जो मोटाई है वो 3 मिलीमीटर रखी। 3 मिलीमीटर देने का मतलब क्या है? अगर ये मोटाई 3 मिलीमीटर से कम होती तो ये पट्टी आंशिक रूप से भर जाती, क्योंकि प्लेटों के बीच की दूरी 3 मिलीमीटर है। प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है? 3 मिलीमीटर। तो ये जो अभ्रक की प्लेट है या जो माध्यम की जो पट्टी है ये पूर्ण रूप से भरी हुई है। एक बार दोबारा मान लो प्लेटों के बीच की दूरी कितनी दे रखी? 3 mm, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 में पता लगा। उसने क्या करा? 1 mm की एक पट्टी रख दी, 1 mm की। तो ये पूर्ण रूप से तो नहीं भरी, आंशिक रूप से भरी। तो आंशिक रूप के केस में फॉर्मूले अलग होते हैं। और इसने कहा अब की बार हमारे क्वेश्चन में कि 3 मिलीमीटर चौड़ी पट्टी रख दी जाती है। तो 3 मिलीमीटर चौड़ी कहने का मतलब क्या है? 3 मिलीमीटर चौड़ी कहने का मतलब है कि जो हमने माध्यम की पट्टी रखी है वो पूर्ण रूप से भरी है, यानी प्लेटों के बीच माध्यम कैसा भरा है? पूर्ण रूप से। तो ये बात हमें यहां से पता लगी कि 3 मिलीमीटर अभ्रक की प्लेट रख दी जाती है। अब पूछ क्या रहा? वो ये पूछ रहा क्या प्रभाव पड़ेगा। कब? अगर बैटरी जुड़ी रहे तो आवेश धारिता कितने होंगे? बैटरी जुड़ी रहे तो आवेश धारिता विभवांतर कितना होगा? और अगर बैटरी हटा ले तो फिर आवेश धारिता और विभवांतर कितना होगा? ये पूछना चाहता है। क्या फर्क पड़ेगा अगर बैटरी जुड़ी रहे तो क्या फर्क पड़ेगा पट्टी के रखने का, और अगर बैटरी हटा ले तो पट्टी के रखने का क्या फर्क पड़ेगा? ये पूछना चाहता है। तो क्या फर्क पड़ेगा मतलब क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आवेश धारिता विभवांतर पूछता है, यानी जब बैटरी जुड़ी है उसी समय हम प्लेट को रखते हैं तो आवेश कितना होगा, धारिता कितनी होगी और विभवांतर कितना होगा, ये निकालना पड़ेगा। और जब हम बैटरी हटा देंगे उसके बाद पट्टी रखते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा। तो आओ शुरू करते हैं। मसला क्या है? हमें गिवन क्या है? हमें वायु धारिता गिवन है। वायु संधारित्र की धारिता, वायु संधारित्र की धारिता गिवन है, जिसका मान हमने लास्ट क्वेश्चन में निकाला था। क्वेश्चन नंबर 8 में वो आई थी लगभग 18 पिकोफैरड। क्वेश्चन नंबर 8 की नॉलेज ये लगी कि जब वो वायु वाला संधारित्र था तो उसकी धारिता थी 18 पिकोफैरड। हमने क्या करा? के बराबर 6 परावैद्युतांक वाली पट्टी रख दी तो नई धारिता कितनी होगी? एक फॉर्मूला पढ़ाया था C/C0 बराबर के। तो C बराबर C0 इंटू के। तो C बराबर C0 का मान कितना? 18 और K का मान कितना? 6। 18 × 5 = 90, 108 पिकोफैरड। तो हमारी धारिता होगी 108 पिकोफैरड। यानी इस वाली लाइन से क्या पता लगा तुम्हें? इस वाली लाइन से यह पता लगा कि जब प्लेटों के बीच में परावैद्युतांक की पट्टी रख देते हैं तो धारिता K गुना हो जाती है। कितने गुना हो जाती है? K गुना हो जाती है। तो यहां से ये बात पता लगी, यदि प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक की पट्टी रख देते हैं तो धारिता भी K गुना हो जाती है। धारिता भी K गुना हो जाती है। यहाँ तक की बात सबको क्लियर? नेक्स्ट अगला पड़ाव क्या है? अगला पड़ाव है आवेश के बारे में कि पट्टी रखने के बाद नया आवेश कितना होगा। तो आवेश का मसला क्या होगा? ये Q डैश बराबर CV। Q डैश बराबर C का मान कितना निकाला हमने? हमारे C का मान कितना है? ये C0 इंटू K इंटू V, यानी Q डैश बराबर K को अलग कर लो, C0 इंटू V। हेलो, फॉर्मूला होता है दोस्त Q बराबर CV। अगर मैं Q0 निकाल लूँ तो C0 इंटू V। Q0 का मतलब पता क्या है? वायु वाले संधारित्र का आवेश। Q0 का मतलब क्या है? वायु वाले संधारित्र का आवेश। बात समझ में आ रही? क्या कहा हमने? हम निकालने चले Q डैश।
Q डैश मतलब बाद का आवेश, पहले का आवेश तो Q था, बाद का आवेश कितना होगा Q डैश, तो फॉर्मूला है Q बराबर CV। बाद की धारिता कितनी है C, तो यहाँ पर C की गुणा होगी, लेकिन C का मान कितना होता है C नोट इंटू के, C बराबर C नोट इंटू के, तो C की जगह C नोट इंटू के रखा, तो हमें क्या मिला Q डैश बराबर K गुणा यहाँ पर आवेश, कौन सा आवेश, वायु बड़ा आवेश। तो यहाँ से एक बात की जानकारी मिली कि पट्टी रखने के बाद आवेश भी कितने गुना, K गुना हो जाता है, आवेश भी K गुना हो जाता है, ये पता लगा मैं। अगर वैल्यू निकालनी हो उसकी तो बड़ा आसान है, Q डैश बराबर यहाँ से वैल्यू निकाल लो Q डैश की, C का मान कितना आया 108 और V का मान 100 वोल्ट दिया हुआ है, तो हल करेंगे आंसर। V का मान 100 वोल्ट दिया हुआ है, यहाँ से आवेश का मान आ जाएगा। लेकिन हमें तो ये बताना प्रभाव क्या पड़ेगा, बैटरी जुड़ी है तो धारिता K गुना हो जाएगी, बैटरी जुड़ी है आवेश भी K गुना हो जाएगा। ये हमने इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सोल्व कर लिया। इस मसले को समझ लो एक बार, हो सके तुम यहाँ थोड़े से भ्रमित हो गए हो। हमने कहा पहले कितना था Q, अब Q से चेंज होगा आवेश, वायु वाला आवेश अलग है और माध्यम वाला आवेश अलग है। माध्यम वाला आवेश निकालने के लिए धारिता भी माध्यम वाली लेनी पड़ेगी, माध्यम वाली धारिता है C, लेकिन C का मान यहाँ पुट करो C नोट इंटू के, तो यहाँ से जब सोल्व करके देखा गया तो आवेश पहले का K गुना आया, तो यानी पट्टी रखने के बाद आवेश भी K गुना हो जाता है, पट्टी रखने के बाद आवेश भी K गुना हो जाता है। ये है हमारा पहला क्वेश्चन। अब बात करते हैं दूसरे की। दूसरा क्वेश्चन क्या है, बैटरी हटाने के बाद, इसका दूसरा पार्ट है, यदि संभरण हटा लेते हैं तो विभवांतर K गुना कम हो जाता है, विभवांतर K गुना कम हो जाता है। तो नया विभवांतर जो होगा V डैश, वो पहले विभवांतर का K गुना कम होगा। कम कहा तो कम मतलब भाग में, पहले विभवांतर कितना था 100, अब विभवांतर कितना है 6, भाग करेंगे तो आंसर, यानी विभवांतर K गुना कम हो जाता है जब बैटरी हटा लेंगे। अच्छा एक बात बताओ, बैटरी लगाने से तो विभवांतर पैदा हुआ था, हमने बैटरी हटा ली तो विभवांतर कितने गुना कम हो जाएगा, K गुना कम हो जाएगा। विभवांतर पहले कितना था V, उसको K से भाग कर देंगे तो K गुना कम हो गया। K का मान जो दे रखा वो रख देंगे, 6 दे रखा 6 रख दिया। बात क्लियर है यहाँ तक की। दूसरा, अब बात करते हैं आवेश की। Q डैश बराबर CV, Q डैश बराबर कितना CV, Q डबल डैश बराबर CV डैश, Q डैश बराबर C की जगह C, V डैश कितना है हमारा 100 बटे, यानी ऐसे लिख दो V बटे K, V डैश बराबर कितना है V बटे K, और C का मान अभी थोड़ी देर पहले निकाला था C नोट इंटू K मल्टीप्लाई V बटे K। भूल गए हो तो एक बार लिख के दिखा रहा, C बटे C नोट बराबर K होता है, तो C बराबर क्या होगा C नोट इंटू K, यानी C की वैल्यू ये आ गई हमारी C नोट इंटू K। C की जगह हम ये रख सकते हैं, K से K कैंसिल हो गया, तो Q डबल डैश बराबर C0 इंटू V, C0 इंटू V, C0 इंटू V कौन सा आवेश है, वही आवेश है जब वायु संधारित था। यानी अगर हम बैटरी हटाने के बाद पट्टी रखते हैं तो आवेश वही रहता है जो वायु वाले संधारित्र का था। यानी क्या पता लगा यहाँ से हमें कि यदि संभरण हटाने के बाद हम पट्टी रखते हैं तो आवेश वही रहता है जो वायु संधारित्र का था, आवेश वही रहता है जो वायु संधारित्र का था, आवेश वही रहता है जो वायु संधारित्र का था। तो ये है हमारा आज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। एक बार से नोट कर लेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा, उसने कहा 12 पिको फैराड का एक संधारित्र 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है। बड़ा सिंपल सा है, उसकी स्थिति ऊर्जा पूछ रहा है। दिया क्या है क्वेश्चन नंबर 10 में, उसने कहा 12 पिको फैराड का संधारित्र, तो C बराबर 12 पिको फैराड या 12 गुणा 10 की घात माइनस 12 फैराड का एक संधारित्र 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, तो V बराबर 50 वोल्ट,
पूछ क्या रहा है हमारे से, स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 CV², U बराबर 1/2 C का मान 10 की घात -12 और V का मान कितना 50 गुणा 50। बोर्ड पर देखते रहेंगे, C का मान तो ये है, V का मान 2 बार लिखना पड़ेगा क्योंकि V का वर्ग है। काटते हैं इसको, ये 6 बार कट गया तो U बराबर 6 गुणा 10 की घात -12, 50 की 50 में गुणा करेंगे तो 5 पंजे 25 तो 1 हो गया और संख्या होगी 100, 00 मतलब 100। 25 सिंगा कितना होता है 150, मल्टीप्लाई 10 की घात 12 में से 2 गए तो -10 जूल, इतना आंसर। ये होगी दोस्त ऊर्जा। बड़ा सिंपल सा सवाल है, बहुत आसान। क्वेश्चन नंबर 10 नोट कर लेंगे इसे एक बार। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, थोड़ा क्वेश्चन नंबर 11 कंसेप्ट बेस है, इसको जरा ध्यानपूर्वक समझना और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है हमारा, एक बार समझो। इसको समझने से पहले एक कंसेप्ट बताता हूँ। मान लो हमारे पास कोई दो आवेश है Q1 और Q2, हमने इन आवेशों को आपस में कनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया। तो जोड़ने के बाद जो नया आवेश आएगा उसका नाम होगा Q1 + Q2/2। बस ये बात थोड़ा याद कर लो। एक तो इसमें कंसेप्ट ये लगेगा, एक कंसेप्ट इसमें लगेगा ऊर्जा का। अगर हमें ऊर्जा का ह्रास निकालना है, ऊर्जा का ह्रास, तो ऊर्जा ह्रास होता है पहले की ऊर्जा माइनस बाद की ऊर्जा। यानी पहले ऊर्जा कितनी थी उसमें से बाद की ऊर्जा घटा दो तो ह्रास आ जाएगा कितना नुकसान हुआ। तो आओ इसी लिहाज से शुरू करते हैं सवाल को। उसने कहा 200 वोल्ट से एक इतने संधारित्र को आवेशित किया जाता है। हमारे पास क्या दिया स्टार्टिंग में, उसने V1 का मान दिया 200 वोल्ट, संधारित्र का मान दिया C1 बराबर 600 पिकोफैरड। संधारित्र को आवेशित किया जाता है, फिर इसको समवरण से वियोजित किया जाता है तथा एक अन्य 600 के अनावेशित संधारित्र से जोड़ देते हैं तो प्रक्रिया में ऊर्जा ह्रास बताओ। देखो प्लानिंग समझो। हमारे पास एक संधारित्र है, ये इसका नाम है C1, इसकी वैल्यू है 600। इसको पहले बैटरी लगाकर आवेशित किया गया। तो जब बैटरी लगा के इसको आवेशित किया गया तो इसमें कुछ ऊर्जा आ गई होगी। भाई जब संधारित्र को हमने बैटरी लगाकर आवेशित करा तो आवेश देने का मतलब ऊर्जा पैदा करना। तो हमने जैसे ही संधारित्र को आवेशित किया विभवांतर से तो इसमें ऊर्जा आ गई। तो सबसे पहले ऊर्जा ही निकाल लो। U1 बराबर होगा 1/2 C1V1²। U1 बराबर 1/2 C1 की वैल्यू कितनी है 600 गुणा 10 की घात -12 मल्टीप्लाई V1 का मान कितना है 200। 200 को 2 बार लिखो। 200 को 2 बार क्यों लिखो, क्योंकि यहाँ पर V का वर्ग है। 200 गुणा 200 तो V का वर्ग है तो यहाँ लिखेंगे। U1 बराबर, इसको काट लो, ये 300 बार कट गया तो यहाँ आ गया 300 मल्टीप्लाई 200 गुणा 10 की घात -12। इनकी गुणा करो, 3 दूनी 6 दूनी 12 तो संख्या होगी, 3 दूनी 6 दूनी 12 और जीरो होगी कितनी 6 गुणा 10 की पावर 6 और ऊपर से कितनी आ रही 10 की घात -12 तो ये आ गया 12 गुणा 10 की घात -6 जूल। ये हमारे पास ऊर्जा कब की है, जब ने उस संधारित्र को आवेशित करा। ये पहला केस है। दूसरा केस उसने क्या कहा, यदि बैटरी हटा लो, इस पर जो आवेश आना था आ गया, इस पर जो आवेश आना था इस वजह से वो आवेश आ गया। क्यों आया आवेश, क्योंकि हमने संधारित्र को V1 वोल्ट से विभवांतर दिया। तो जब विभवांतर देंगे तो आवेश आएगा, जब आवेश आएगा तो ऊर्जा पैदा होगी। यानी जब हमने इसको विभवांतर दिया तो आवेश तो आ गया था। अब हमने बैटरी को हटा लिया तो आवेश तो इस पर रहा अब भी। अब हमने इसको क्या करा, किसी दूसरे से जोड़ दिया। ये C1 है, इसको C2 से जोड़ दिया। लेकिन C2 में खास बात क्या है कि उसका आवेश 0 है। पढ़ो एक बार लाइन को। फिर इसको समवरण से हटाकर एक अन्य 600 वाले अनावेशित संधारित्र से जोड़ देते हैं। अन्य 600 धारिता वाले संधारित्र से जोड़ देते हैं। अनावेशित कहा, इसका मतलब दूसरे संधारित्र का जो आवेश है वो 0 है। जब इसको इससे जोड़ेंगे तो इसका कुछ आवेश निकलकर इसमें जाएगा। जब इसका कुछ आवेश निकलकर इसमें जाएगा तो इसकी ऊर्जा में कमी होगी। इसकी ऊर्जा में जो कमी होगी वह निकालनी पड़ेगी। उस ऊर्जा में से यह वाली ऊर्जा घटा देंगे तो ऊर्जा का ह्रास आ जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसमें से कितना आवेश इधर गया। तो सबसे पहले इधर से इधर गया हुआ आवेश निकालना पड़ेगा। उस आवेश के कारण कितनी ऊर्जा इधर गई वह ऊर्जा निकालनी पड़ेगी। फिर उस ऊर्जा में से इस ऊर्जा को घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। प्लानिंग समझो। हमारे पास एक संधारित्र था, इसको हमने आवेश दिया, इसमें ऊर्जा आ गई। फिर हमने इसको किसी के साथ जोड़ दिया, वो था अनावेशित जिस पर आवेश 0 था। जब हमने इसको इसके साथ जोड़ दिया तो जोड़ने का नियम कहता है कि इधर से इधर आवेश जाएगा।
तो जब इधर से इधर कुछ आवेश जाएगा तो इधर का आवेश कम होगा, इधर का आवेश बढ़ेगा, तो इधर का आवेश कम होगा तो इधर की ऊर्जा भी कम होगी। क्यों कम हुई ऊर्जा? क्योंकि कुछ आवेश उधर चला गया। तो पहले निकाल लो उधर कितना आवेश गया, उस आवेश के कारण कितनी ऊर्जा गई, आवेश के साथ कितनी ऊर्जा गई, उस ऊर्जा को निकाल के इसमें से घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। प्रक्रिया समझ में आ गई? तो आओ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये आवेश निकालना पड़ेगा कि संधारित्र का आवेश कितना है। तो स्टार्टिंग में Q1 बराबर पहले संधारित्र का आवेश Q1 बराबर C1V1, Q1 बराबर C1 की वैल्यू कितनी है 600 पिको फैरड गुणा V1 की वैल्यू कितनी है 200। तो Q1 बराबर 6 दूनी 12 और 4 0, यानी Q1 बराबर 12 गुणा 10 की घात 4 पिको कूलाम, और Q1 बराबर 12 गुणा 10 की घात 4, पिको का मान कितना होता है 10 की घात -12 कूलाम। तो Q1 बराबर 12 गुणा 10 की घात 12 में से 8 गई -8 कूलाम। ये हमारा आवेश आ गया। दोस्त जरा ध्यानपूर्वक देखो, धारिता का मान पिको में दिया हुआ है, तो अगर मैं यहाँ धारिता को पिको में रखता हूँ तो आंसर भी तो पिको में ही आएगा। फिर हमने पिको को चेंज कर लिया। बात क्लियर है सब बच्चों को? तो हमारा Q1 आ गया। अब देखो कंसेप्ट क्या है, जब इसको C2 बराबर 600 माइक्रोफेरड के अनावेशित संधारित्र से जोड़ते हैं तो नया आवेश Q1 डैश बराबर वो कितना होगा, वो होगा Q1 प्लस Q2 बटे 2। Q1 का मान कितना है 12 गुणा 10 की घात -8, Q2 मतलब कितना है 0, क्योंकि दूसरा संधारित्र अनावेशित है। दूसरा अनावेशित होने का मतलब उस पर आवेश कितना है 0, तो ये बटे 2 वो फॉर्मूला लगाया, ये आ गया हमारा 2 से काट दो कितनी बार 6 बार, तो 6 गुणा 10 की घात -8 कूलाम। तो Q1 डैश हमारा इतना आ गया। ये हमारी स्टार्टिंग की ऊर्जा थी, ये हमारे जोड़ने के बाद इतना आवेश ट्रांसफर हुआ। अब इस आवेश के कारण ऊर्जा निकाल लूंगा, उस ऊर्जा को इसमें से घटा दूंगा तो आंसर आ जाएगा। एक बार इतना नोट करेंगे। चलिए अब ऊर्जा निकालते हैं, आवेश के कारण ऊर्जा, यानी C1 पर शेष ऊर्जा। C1 पर जो शेष ऊर्जा होगी वो U2 बराबर होगी 1/2 Q1 डैश स्क्वायर अपॉन C। ऊर्जा निकालने के 3 फॉर्मूले, ऊर्जा निकालने का ये भी एक फॉर्मूला है CV², एक फॉर्मूला ये भी है Q²/C। Q²/C क्यों लगा रहा हूँ मैं? क्योंकि मुझे Q की वजह से चेंज देखना है ना, क्योंकि Q बदला उसका। तो U2 बराबर 1/2, Q का मान कितना आया थोड़ी देर पहले जो हमने Q का मान निकाला, Q का मान आया हमारा 6 गुणा 10 की घात -6 -8 डिवाइड बाई कितना, इसका वर्क कर दो पूरे का, और C1 की वैल्यू कितनी है 600 गुणा 10 की घात, C1 की वैल्यू -6 -12। U2 बराबर 1/2, इसको वर्क करो 6 गुणा 6 10 की घात 8 का -16 डिवाइड बाई 600 तो 600 रहेगा गुणा 10 की घात -12। एक 6 से एक 6 कट गया, यहाँ पे 100 बचा। अब क्या बचा, इससे काट दो 3 बचा। तो U2 बराबर 3 गुणा 10 की घात -16 प्लस के 12, ये -12 ऊपर जाएगा प्लस की, और 2 माइनस का। तो U2 बराबर 3 गुणा 10 की घात 12 में से 16 का ये -4 -2 -6, तो हमारा U2 का मान आ गया इतने जूल। कैलकुलेशन समझ में आई? ये 16 था ऊपर, ओके, -12 नीचे से आया तो प्लस के 12, 2 ऊपर गया तो माइनस के 2, कट पिट के -6 आ गया। तो ऊर्जा ह्रास कितना होगा, ऊर्जा ह्रास डेल्टा U बराबर होगा U1 - U2। डेल्टा U बराबर U1 की वैल्यू कितनी है 12 गुणा 10 की घात -6 और U2 की वैल्यू 3 गुणा 10 की घात -6। तो 12 में से 3 गए 9 गुणा 10 की घात -6 जूल आंसर। ये है दोस्त ऊर्जा ह्रास का फॉर्मूला। NCERT के 11 न्यूमेरिकल थे अभ्यास 2 में, जो कि हमने टोटल कवर कर लिए। इस वीडियो में तुम्हें एक क्वेश्चन और कराना चाहता हूँ, वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, किसी दूसरे प्रकाशन का है, लेकिन पेपर में बहुत पूछे जाता है। तो ये तो 11 न्यूमेरिकल तो हमारे NCERT के बुक के कंप्लीट हो चुके। अब मैं जो तुम्हें एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊंगा आज अभी,
वो किसी दूसरे प्रकाशन का है, तो उसमें से करेंगे। एक बार इसको नोट कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से अगला ये 12 कर लेंगे इसको। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है आउट ऑफ एनसीईआरटी सिलेबस या एनसीईआरटी बुक। एक बार इसको ध्यान से समझना दोस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। क्या कहा उसने कहा समान रूप से आवेशित जल की 64 छोटी बूंदें मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाती है। बस इस कंसेप्ट को पकड़ो। उसने कहा 64 बूंदें हमारे पास छोटी है, उसकी एक बड़ी बूंद बनाई गई। यानी क्या बनाया गया, हमारे से एक बड़ी बूंद बनाई गई। बड़ी बूंद किससे बनाई गई, 64 छोटी बूंदों से। एक बड़ी बूंद किससे बनाई गई, 64 छोटी बूंदों से। इसका मतलब यहां दो प्रकार की बूंदें हैं। बूंदें मतलब दो प्रकार के गोलाकार चालक है। एक चालक की त्रिज्या छोटा आर और एक चालक की त्रिज्या बड़ा आर। इन 64 छोटों को मिलाकर एक बड़ा बनाया गया। बना तो चालक ही, बना तो गोलाकार चालक ही। तो गोलाकार चालक बना तो उसकी धारिता होगी। तो ये कंसेप्ट वहां से जन्म लेकर आया कि हमने बड़ी बूंद को छोटी में, छोटी बूंद को बड़ी में बना दिया। बस ये याद रखना, 64 की जगह 1000 हो सकता है, 27 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कंसेप्ट यही रहना है। तो आओ शुरू करते हैं। न्यूमेरिकल कैसे स्टार्ट होगा, यहां से स्टार्ट होगा। माना छोटी बूंद की त्रिज्या बराबर स्मॉल आर, बड़ी बूंद की त्रिज्या बराबर कैपिटल आर। प्रश्न में क्या कहा, प्रश्न में कहा कि 64 छोटी बूंदों को मिलाकर 64 छोटी बूंदों को मिलाकर बड़ी बूंद बनाई जाती है। तो कंसेप्ट ये कहता है कि एक बड़ी बूंद का आयतन, एक बड़ी बूंद का आयतन बराबर 64 छोटी बूंदों का आयतन। आयतन से मतलब पता क्या है, एक बड़ी बूंद बनने में जितना पानी लगा उतना ही पानी 64 छोटी बूंदों बनने में लगा होगा। जब उन सारे पानी को जोड़ के तो यही पानी आएगा, क्योंकि पानी से तो बनता है बूंद। तो जितना आयतन बड़ी बूंद का है उतना आयतन छोटी बूंद का है। ओके, तो यहाँ गोला होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ 64 गुना 4/3 पाई आर क्यूब। बूंद की शेप कैसी होती है, ठोस घोड़ा। ठोस घोड़े का आयतन का फॉर्मूला ये होता है। यहाँ पर बड़ा आर क्यों लिया, क्योंकि बड़ी बूंद की बात कर रहे हैं। यहाँ पर छोटा आर क्यों लिया, क्योंकि छोटी बूंद की बात। ये दोनों टर्म यहाँ से कैंसिल हो गया। तो कैपिटल आर क्यूब बराबर 64 गुना छोटा आर क्यूब। ये आर इधर घन है, उधर जाकर घनमूल हो जाएगा। तो आर बराबर घनमूल किसका, 64 आर क्यूब का। तो घनमूल में 64 बाहर निकलना है, तो ये 4 का घन होता है, बाहर निकल गया। आर से 3 कट गई तो खाली आर बचा। यानी बड़े आर का मान छोटे आर से 4 गुना होगा। ये पहला क्वेश्चन था, उन्होंने कहा त्रिज्या ज्ञात करो। उसने पहला क्वेश्चन क्या कहा था कि बड़ी बूंद 64 छोटी बूंदों से बड़ी बूंद बनाई गई। तो पहला क्वेश्चन क्या कहा, त्रिज्या ज्ञात करो। तो हमने त्रिज्या ज्ञात कर ली। क्या ही त्रिज्या, कि बड़ी बूंद की त्रिज्या छोटी बूंद की त्रिज्या से 4 गुना होगी। बड़ी बूंद की त्रिज्या छोटी बूंद की त्रिज्या से 4 गुना होगी। दूसरे पड़ाव में क्या पूछ रहा, विभव। दूसरे पड़ाव में पूछ रहा विभव। तो विभव के लिए हम निकाल लेंगे सबसे पहले छोटी बूंद का विभव। तो विभव का फॉर्मूला होता है V बराबर Q/C। V बराबर Q/C। तो हमने यहाँ मान लिया V1 Q1 C1, क्योंकि छोटी बूंद के लिए V1, छोटी बूंद का आवेश Q1 और छोटी बूंद की धारिता C1। तो शुरू करते हैं। तो हमारा V1 बराबर आ गया Q1/C1 की वैल्यू होगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। कुछ लोग सोच रहे पता नहीं ये कहाँ से आया। एक कंसेप्ट तुम्हें मैंने लास्ट चैप्टर में पढ़ाया था, गोलाकार चालक की धारिता। अगर कोई गोलाकार चालक आर त्रिज्या का हो तो उसकी धारिता का फॉर्मूला होता है C बराबर C नोट 4 पाई C नोट इंटू आर। 4 पाई नियतांक, आर उसकी त्रिज्या। यानी किसी गोलाकार चालक की जो धारिता होती है उसका फॉर्मूला ये है। क्योंकि बूंद हमारी गोलाकार चालक है तो उसकी धारिता का सूत्र मैं वो यहाँ लिख सकता हूँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ओके, समीकरण नंबर 1। अब निकालते हैं बड़ी बूंद का विभव। वो V2 बराबर होगा Q2/C2। Q2 क्या है, बड़ी बूंद का आवेश।
वो किसके बराबर होगा, वो किससे आया, वो 64 छोटी बूंदों से आया। यानी जो 64 छोटी बूंदों पर आवेश होगा वो बराबर होगा एक बड़ी बूंद के आवेश के। भाई एक छोटी बूंद पर आवेश कितना Q1, 2 छोटी बूंदों पर 2 Q1, 3 छोटी बूंदों पर 3 Q1, 10 छोटी बूंदों पर 10 Q1, टोटल बूंद कितनी है 64। तो 64 Q1 यानी सारी छोटी बूंदों का आवेश बराबर एक बड़ी बूंद का आवेश। तो बड़ी बूंद की आवेश की जगह हम 64 गुना Q1 लिख सकते हैं। अब आ जाओ C2 के पास। C2 कितना है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। बात समझो, अब की बार फॉर्मूला वही है धारिता निकालने का, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू छोटा आर। अब की बार यहाँ जाएगा बड़ा आर, क्योंकि बड़ी बूंद की बात चल रही है। आगे बढ़ो, 64 को अलग कर लो, Q1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और बड़े आर की वैल्यू हम अभी थोड़ी देर पहले निकालने थे, कितना होता है 4R। ये 4 को भी बाहर लिया हो तो 64 के तो बटे में 4 आ गया, अंदर क्या बचा Q1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। इसकी वैल्यू हम पहले निकाल चुके, इसकी वैल्यू हम निकाल चुके। इसको हमने मान के क्या चले थे, इसको V1 मान के चले थे। तो V2 बराबर आ गया 16 आएगा शायद, 16 गुणा V1। यानी जो विभव होता है दूसरी बड़ी बूंद का विभव, वो पहली बूंद के विभव का 16 गुना है। आवेश कितना है, त्रिज्या कितनी है 4 गुनी, और विभव कितना होगा 16 गुना। बड़ा सिंपल तरीका है, नोट करेंगे से एक बार। चलिए नेक्स्ट क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, वो हमारे से पूछ रहा स्थितिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। तो जरा बोर्ड पे देखेंगे सब बच्चे, छोटी बूंद की, तीसरा पार्ट, छोटी बूंद की स्थितिज ऊर्जा U1 बराबर 1/2 C1V1 स्क्वायर। U1 बराबर 1/2 C1 की वैल्यू भी निकलवाई थी इसके, कितनी है 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू छोटा आर और V1 स्क्वायर। अब निकल लेंगे बड़ी बूंद की, बड़ी बूंद की स्थितिज ऊर्जा वो कितनी होगी, U2 बराबर 1/2, U2 बराबर 1/2 C2V2 स्क्वायर। तो U2 बराबर 1/2, C2 का मान कितना है एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू बड़ा आर, और V2 की वैल्यू कितनी आई अभी निकल के थोड़ी देर पहले 16V1 स्क्वायर। तो हमारा आ गया U2 बराबर 1/2 4 पाई एप्सिलॉन 0, कैपिटल R का मान था 4R, 16 का वर्ग होता है 256 इंटू V1 स्क्वायर। ये 4 256 बाहर लिया हो तो U2 बराबर 4 गुणा 256 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 1/2 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर इंटू V1 स्क्वायर। जरा ध्यानपूर्वक देखें करा क्या मैंने, इसको और इसको बाहर लिख दिया यहाँ पे, बाकी 1/2 ये जुगा तो ऐसा कैसे, छोटे आर की जगह छोटा आर, V1 की जगह V1। ये वैल्यू हम निकाल चुके, ये वैल्यू किसकी है U1 की। तो U2 बराबर आ गया, शायद ये 1024 होता होगा इंटू U1। यानी जो हमारी ऊर्जा है वो पहले वाली ऊर्जा की 1024 गुना हो जाएगी, 1024 गुना हो जाएगी। ये था हमारा कंसेप्ट। अगर छोटी बूंदों को मिलाकर बड़ी बूंद बनाते हैं तो त्रिज्या पर, विभव पर और ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऊर्जा हमारी इतने गुना हो जाएगी, विभव हमारा इतने गुना हो जाएगा और त्रिज्या हमारी 4 गुना हो जाएगी। ये आज हमने चैप्टर नंबर 2 के सभी न्यूमेरिकलों को सोल्व करा। NCERT के सभी 11 न्यूमेरिकलों को करा दिया। एक न्यूमेरिकल ये एक्स्ट्रा कराया जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। कल से हम शुरू करने जा रहे हैं तीसरा चैप्टर में होगा इलेक्ट्रिसिटी। यानी अभी तक जो हमने पढ़ा था वो रुके हुए आवेश को पढ़ा था कि जब रुका हुआ आवेश होता है तो उसका क्या प्रभाव होता है। अब नेक्स्ट पड़ाव में जो हम बात करने जा रहे हैं वो विद्युत चालन की करेंगे कि चलता हुआ आवेश अर्थात गतिमान आवेश क्या प्रभाव पैदा करता होगा, उसके क्या कंसेप्ट होते होंगे, उसको जानने का प्रयास करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक और कमेंट और शेयर करना मत भूलना, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करना। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।